नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 12 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं पर फटाफट बातचीत शुरू करते हैं। आपके सामने आपको टेलीग्राम लिंक रियल न्यूज़ के नाम से दिया गया है। 94783237 नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके PDF का लिंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। बिना किसी देरी के अब क्लास की शुरुआत करते हैं। यह एक साफ सुबह है, अंकुरित अनाज जैसी, बहुत दिनों बाद देखी है ऐसी सुबह, इसे किसी को देने का मन करता है। तो आप लोगों को आज की इस सुबह सभी मित्रों को करंट अफेयर्स का ये शानदार डोज देने का मन जो कर रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आप सभी को आज की क्लास में मैं जो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो रखने जा रहा हूं। तो सभी मित्रों का स्वागत है इन्हीं पंक्तियों के साथ। चलिए पहला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है, जरा देखिए और उसका जवाब देने की आप लोग कोशिश करिएगा। पहले ही सवाल में आपके सामने जो लिखा गया है वो है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो किसे अभी चुना गया है, ये जरा आप लोगों को बताना है। तो पाकिस्तान में बड़ी उठापटक के बाद इमरान खान ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो है वो मन नहीं रहा और पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ जो हैं इनको क्या बनाया गया, नया यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो शाहबाज शरीफ जो है वो अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं। इमरान खान ने बहुत कोशिश की, इनके नाम के पूर्व जुड़ चुका है, पूर्व PM है, और जो भी पूर्व PM यहाँ का रहता है उसकी दशा कैसी होती है आप लोगों से बिल्कुल भी छुपा नहीं है। यहाँ के पूर्व जो भी PM रहे हैं उनकी स्थितियां आप लोग देख सकते हैं पहले भी। केतानजी ब्राउन जैक्सन जो है वो आपको पता होगा USA यानी अमेरिका में प्रथम अश्वेत जो है वो न्यायाधीश बनी है। प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश जो है उनको बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश बनने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ है। तो अश्वेत न्यायाधीश कौन बनी है? केतानजी ब्राउन जैक्सन। गुलजार अहमद जो है इनको बनाया था इमरान खान ने प्रधानमंत्री, लेकिन ये भी अब क्या है, प्रधानमंत्री के पद से हट चुके हैं। इमरान खान ने जो है वो पूर्व PM रहे हैं। इनको एक तरीके से ये कह सकते हो कि 1-2 दिन का अवसर गुलजार अहमद साहब को मिला, लेकिन शाहबाज शरीफ जो हैं अब जो हैं वो यहाँ के क्या बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है, आप लोग ये जानते होंगे, इस्लामाबाद। और ये इस्लामाबाद शहर जो है वो अभी प्रदूषण की वजह से क्या आया था, चर्चा में आया था। तो प्रदूषण वाली बात आप लोग जानते होंगे। एक जो शहर है वो कौन सा है जिसमें शोर प्रदूषण की वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, वो ढाका था। दूसरा शहर जो है वो मुरादाबाद था। कौन सा? मुरादाबाद जो है, ये मुरादाबाद कहाँ का शहर है? तो यूपी का शहर है। ये दूसरे स्थान पर था पूरे विश्व में शोर प्रदूषण की दशा के हिसाब से। और उसके बाद तीसरा शहर जो है वो क्या था? इस्लामाबाद था। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर है। इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है? पाकिस्तान की राजधानी है। ये 3 शहर दुनिया के सबसे शोर प्रदूषण के मामले में सबसे अग्रणी 3 शहरों में इनका नाम जो है वो गिना जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का सिर्फ नाम याद करना है, बाकी सारी बातें आपके लिए जो है वो पर्दे के पीछे से, ये राजनीतिक घटनाक्रम है, परीक्षा में उस पर सवाल नहीं बनेगा। बस सीधा सीधा शाहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री, इससे पहले गुलजार अहमद को कुछ समय के लिए बनाया गया, इमरान खान उससे पहले थे, और केतानजी ब्राउन जैक्सन जो है USA की अश्वेत महिला न्यायाधीश जो है, अश्वेत महिला न्यायाधीश बनने का इन्हें जो है वो क्या प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है, अश्वेत महिला न्यायाधीश बनने का। जो बाइडेन और किसके बीच में, अभी भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में 2+2 बातचीत से पहले जो है जो बाइडेन के साथ बातचीत हुई, 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है। चलिए जरा मित्रों अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, जरा देखिए। 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया अभी हाल ही में, यह आपको बताना है। इस हाल ही के आयोजित किए गए सम्मेलन में मेरे मित्रों हमारे ओम बिड़ला जी जो हैं वो हमारे क्या हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने इसमें भाग लिया था। किसने? ओम बिड़ला जी जो हैं, ओम बिड़ला जी जो है, ओम बिड़ला, उन्होंने क्या किया, भाग लिया। प्लस इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जो अध्यक्ष हैं यानी पीठासीन अधिकारी जिनको कहते हैं, उन पीठासीन अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन जो है वो मेरे मित्रों असम में किया गया था, गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी जो है यहाँ पर क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। तो चलिए मेरे मित्रों आपको ये ध्यान रखना है, पश्चिमी बंगाल में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात में नहीं, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने भी इसमें भाग लिया। असम विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी भाग लिया। और हमारे उच्च सदन राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसमें क्या किया था, भाग लिया था। तो 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो असम के गुवाहाटी में किया गया। ओम बिरला जी ने इसमें सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 11 से 17 अप्रैल 2022 तक आयोजित आइकॉनिक वीक कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया, ये जरा बताइए। पंचायती राज मंत्रालय जो है ये 11 से लेकर के 17 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन कर रहा है, इस वीक का। तो इस वीक का उद्घाटन जो वो किसके द्वारा किया गया? पहली बात तो ध्यान रखना, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो है वो पंचायती राज मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, गिरिराज सिंह इस मंत्रालय के मंत्री हैं। रामनाथ कोविंद ने नहीं किया, वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति है, इनके द्वारा इस कार्यक्रम का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और जल्दी भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो 11 से 17 अप्रैल 2022 तक पंचायती राज विभाग द्वारा आइकॉनिक वीक कार्यक्रम का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में वेंकैया नायडू, गिरिराज सिंह की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। बस इतनी बात याद करनी है, गहराई में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 11 अप्रैल से लेकर 31 मई तक परीक्षा पर्व 4.0 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? परीक्षा पर चर्चा तो आपने सुनी होगी। परीक्षा पर चर्चा यह तो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? परीक्षा पर चर्चा जो है इसका आयोजन जो है वो शिक्षा विभाग जो है, केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है वो करता है। पहले यह मंत्रालय जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन वापस इसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो परीक्षा पर चर्चा जो है इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा पर्व 4.0 का आयोजन 11 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होगा। यह किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है, सूचना आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है, महिला आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसका आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, इस आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, परीक्षा के दिनों में बच्चों में तनाव नहीं हो, तनाव से वो दूर रहें और अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनके साथ साथ परीक्षा को एक पर्व मानकर जो है वो इसका एंजॉय करें। इस प्रकार की बातों को लेकर जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा परीक्षा पर्व 4.0 का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा पर चर्चा की फोटो आपके सामने है। इन बच्चों ने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया और बहुत ही शानदार तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बच्चों की तारीफ की कि वाकई में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लाजवाब है, आप इस तरीके से लगातार प्रगति करते रहें। तो ये परीक्षा पर चर्चा की फोटो है आपके सामने और ये परीक्षा पर्व 4.0 है। दोनों अलग अलग बातें ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आयोजित कर रहा है और इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। भारत अमेरिका के मध्य वाशिंगटन में जो 2+2 वार्ता आयोजित हो रही है, ये कौन से क्रम की वार्ता है भारत और अमेरिका के बीच में, ये आपको बताना है। 2+2 वार्ता में मैंने पहले ही बताया था, तो एक तो रक्षा मंत्रालय भाग कर लेता है और एक कौन सा मंत्रालय भाग लेता है? विदेश मंत्रालय जो हमारा है, उस विदेश मंत्रालय में तो एस जयशंकर साहब हैं और रक्षा मंत्रालय में हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। ये दोनों मंत्री जो हैं वो वाशिंगटन पहुंचे और बातचीत इनके बीच में हुई। तो भारत और अमेरिका के बीच में वाशिंगटन डीसी में जो है वो 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। और इससे पहले जो है जो बाइडेन और मोदी के मध्य, जो बाइडेन और किसके बीच में, मोदी के मध्य में जो है वो वर्चुअल रूप से एक बैठक का आयोजन किया गया। कहा यह जा रहा है कि ये जो बैठक है ये कहीं ना कहीं इसका मामला जो है वो रूस यूक्रेन जो विवाद है उससे भी संबंधित है, उसको जल्द से जल्द हल करने के बारे में भी ये दोनों देश विचार कर सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत जो है वो उनके बीच में मुलाकात हो रही है। तो यह इस प्रकार का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, दोनों के बीच में इस प्रकार की 2+2 वार्ता का चौथा संस्करण ये अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। यानी क्रम से ये एक बार अमेरिका में, एक बार भारत में, एक बार अमेरिका में, एक बार भारत में जो है वो इस प्रकार क्रम से आयोजित किया जा रहा है। तो इसका ये चौथा संस्करण है जिसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? वाशिंगटन डीसी में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह में अमित शाह ने अभी हाल ही में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया आपको ये बताना है। नेशनल कोऑपरेटिव जो एजेंसी है डेयरी फेडरेशन इंडिया के स्वर्णिम जयंती समारोह का आयोजन जो है वो गुजरात के गांधीनगर में किया गया, जिसमें अमित शाह ने भाग लिया और उन्होंने तारीफ की कि भाई जो सहकारिता के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। तो आपको पता होना चाहिए इस सहकारिता मंत्री होने के नाते, सहकारिता
मेरे मित्रों, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री होने के नाते इन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में क्रांति जो है वो एक ब्रांड का नाम इन्होंने लिया जो है अमूल। इस अमूल नाम के ब्रांड से ही इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है और इसके बाद ही देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में क्रांति आई। तो अभी गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वहाँ पर इस प्रकार के नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है उनके स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहीं पर इसका मुख्यालय जो है वो क्या है, स्थित है। तो जयपुर में नहीं, भोपाल में नहीं, मुंबई में नहीं, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये आपको बता दिया भैया, अमित शाह जी जो हैं वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं और इनके साथ साथ BL वर्मा जो है वो इसके राज्य मंत्री भी हैं। नया विभाग इसी बार इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया था। और अगर पिछले सवाल में हम लोग बातचीत करें गुजरात के बारे में, कुछ और बातें जो आप लोग जानते हैं वैसे भी, फिर भी मैं अगर बात करूं तो आपको पता होगा मेरे मित्रों, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। पहले यहाँ पर विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आजकल यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जो है वो क्या है भैया, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आचार्य देवव्रत का नाम आपने सुना होगा, आचार्य देवव्रत जो है ये यहाँ के क्या है, देवव्रत, ये राज्यपाल हैं। और यहाँ का प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद और सूरत भी है। एक यहाँ का प्रसिद्ध चर्चित जो जगह अभी चर्चा में आई है ज़्यादा, उसका नाम क्या है, धोलावीरा है, जिसको राष्ट्रीय यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा एक स्थल है यहाँ का जो कि गुजरात का ही प्रसिद्ध स्थल है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लोथल के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के समय आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। एक मेरे मित्रों, लिथियम रिफाइनरी जो है, लिथियम रिफाइनरी जो है, इस लिथियम रिफाइनरी के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सौर ऊर्जा पार्क भी यहाँ बनाया जा रहा है, खादी मॉल भी यहाँ बनाया जा रहा है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो तो है ही। इसके अलावा एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है और गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 को यहीं से शुरू की थी, गुजरात से। और अहमदाबाद जो मिल मजदूर है गांधी जी का, वो भी यहीं से संबंधित है। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ी तटीय सीमा जो है वो भी यहाँ की लगती है। कच्छ का क्षेत्र भी गुजरात में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने गोवर्धन प्लांट जो है इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया था, तो इन्होंने यहाँ का सबसे स्वच्छ शहर जो देश का है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, इंदौर में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया, गोवर्धन प्लांट जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोवर्धन प्लांट का अभी हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया, तो इनके द्वारा किया गया था इंदौर मध्य प्रदेश में। प्लस यहाँ की राजधानी जो है वो तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, क्या है, भोपाल यहाँ की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा के नाम से जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के क्या हैं भैया, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों आपको एक बात और ध्यान रखना है, 1 नवंबर 2000 को जो है वो अस्तित्व में आया ये। और 231 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, प्लस 29 यहाँ पर आपको पता होगा लोकसभा की सीटें हैं और 11 यहाँ पर क्या है, 11 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। हाईकोर्ट यहाँ पर जबलपुर में स्थित है, लेकिन इंदौर और ग्वालियर में उसकी क्या है भैया, इंदौर और ग्वालियर में उसकी पीठ भी स्थित है। प्लस यहाँ के प्रसिद्ध नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो मेरे मित्रों आपको पता होगा कान्हा प्रसिद्ध नेशनल पार्क जो वो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बांधवगढ़ का नाम आपने सुना होगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है, यहीं पर है। इसके अलावा सतपुड़ा जो है नेशनल पार्क वो भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क भी यहाँ पर क्या है, स्थित है, माधव नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क भी यहाँ पर क्या है, स्थित है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ का एक प्रसिद्ध जगह जो है वो है आपकी उज्जैन। आपको पता होना चाहिए उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे, तो क्षिप्रा नदी जो है उस क्षिप्रा नदी के किनारे यहाँ का प्रसिद्ध जगह जो है वो स्थित है, जहाँ पर कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा महाकालेश्वर जो है, ये महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर, महाकालेश्वर प्रसिद्ध मंदिर भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा प्रसिद्ध नदियाँ जिसकी अपन बात करें जैसे नर्मदा है, बेतवा है, और प्रसिद्ध राजस्थान से संबंधित एक नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, चंबल नदी जो है वो भी मध्य प्रदेश से ही
आती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के साथ मेरे दोस्तों सीमा लगती है, यानी उत्तर प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा लगती है। महाराष्ट्र के साथ भी इसकी सीमा स्पर्श होती है, गुजरात के साथ होती है, राजस्थान के साथ होती है, इनके साथ सीमा साझा होती है। यानी 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश जो है वो अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। तो ऐसे आप लोग इन सब चीज़ों को याद रख पाओगे मेरे हिसाब से। 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा लगती है, 5 राज्य हैं जिनके साथ सीमा लगती है। पहला आप लोग राजस्थान से याद रखिए, राजस्थान है। उसके बाद आपका यूपी है, यूपी के बाद आप लोगों को गुजरात याद रख लेना है, गुजरात। गुजरात के बाद में किसका नाम आता है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद इसमें किसका स्थान आता है, तो छत्तीसगढ़ का आता है, तो छत्तीसगढ़। ये इतनी जगह है जिनके साथ इसकी सीमा साझा होती है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर है गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी परियोजना के लिए कौन ऋण प्रदान कर रहा है। गुजरात सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसका नाम है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी परियोजना। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि वित्तीय प्रबंधन बाहरी जब सहयोग करते हैं तो केंद्र सरकार उसमें परमिशन प्रदान करती है। और देखिएगा अभी हाल ही में जो गुजरात में इस प्रकार की योजना चल रही है उसके लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, गुजरात को इस प्रकार का ऋण प्रदान कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब ये दोनों होंगे, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों मिलकर जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, ये बैंक और वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में 1944 में स्थापना को लेकर प्रोसेस शुरू हुआ और 1945 में मूल रूप से इसकी स्थापना की गई है। ये दोनों बैंक जो हैं इन्होंने मिलकर क्या किया है, गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी परियोजना के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। वार्षिक माधवपुर मेला 2022 का उद्घाटन हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। यह मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में चर्चित आया है माधवपुर, ये मेला 2022 है जो हमारी कला संस्कृति की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से। तो ये माधवपुर मेला प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है और रामनाथ कोविंद ने इस बार इसका उद्घाटन किया, इसलिए और ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर इसका आयोजन होता है। तो मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, गुजरात जो है, गुजरात में ही इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो गुजरात के बारे में अभी हालांकि हम सब बातें पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए गुजरात के बारे में और सारी बातें। वैसे हमने अभी की है कि भैया कौन कौन यहाँ के राज्यपाल हैं, कहाँ राजधानी है, धोलावीरा कहाँ है, लोथल कहाँ है, लिथियम रिफाइनरी कहाँ चल लगाई जा रही है, सौर ऊर्जा पार्क यहाँ पर है, खादी मॉल है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ौदा में बन रही है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये नहीं बताया था थोड़ी देर पहले। रेलवे यूनिवर्सिटी जो है, रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए बड़ौदा में। और अहमदाबाद में थोड़े दिन पहले जो रक्षा विश्वविद्यालय है, उस रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया था। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर गुजरात की सीमाओं के बारे में अगर बात की जाए तो राजस्थान के साथ इसकी सीमा लगती है। सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो भी गुजरात बनाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो किस किस के साथ सीमा स्पर्श करता है, एक बार फिर मैं इस बात को यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ मेरे मित्रों कि किस किस के साथ सीमा लगती है। तो राजस्थान के साथ इसकी सीमा जो है वो स्पर्श होती है। इसके साथ भैया राजस्थान के साथ सीमा लगती है, प्लस इसके साथ साथ इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श होती है, प्लस इसकी सीमा महाराष्ट्र जो है, यहाँ महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र के साथ भी सीमा इसकी स्पर्श होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों के साथ इसकी सीमा क्या होती है, स्पर्श होती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्लस इसकी जो है तटीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है, तटीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। 11 अप्रैल 2022 को स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2022 को स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा जो है वो एक इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया था, तो नीति आयोग जो है इसके द्वारा जारी किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष जो हैं वो तो होते हैं पीएम, और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा भैया, राजीव कुमार जो हैं वो इसके वर्तमान में क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। राजीव कुमार जो हैं वो इसके क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो अभी अगर हम लोग बातचीत करें इन सवालों के बारे में, इसमें कुछ और बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा थोड़ी डिटेल में कि भैया इसमें 3 कैटेगरी में राज्यों को डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में राज्यों को डिवाइड किया गया था इस पूरे इंडेक्स के तहत, जिसमें जो राज्य हैं उनको कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट जो है वो घोषित किया गया। तो इनमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन कौन सा राज्य है जिसने स्थान हासिल किया, वो जरा आप लोगों को याद करना है। पहले तो मैं बात करता हूँ बड़े राज्यों में। कौन से राज्यों में? बड़े राज्य जो हैं इनकी कैटेगरी में। बड़े राज्य जो हैं इनमें शीर्ष और निम्न, नीचे से शीर्ष कह दीजिए आप लोग, ऊपर से शीर्ष राज्य जो हैं उन्होंने स्थान प्राप्त किया। ऐसे राज्य कौन से हैं जरा ये देखिए। पहला गुजरात, केरल और पंजाब है। क्या है? गुजरात और केरल और पंजाब जो है इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। केरल और पंजाब जो है इन्होंने शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया बड़े राज्यों की श्रेणी में। अभी जो इस प्रकार का इंडेक्स जो है वो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इस प्रकार के इंडेक्स के बारे में बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं मेरे मित्रों। अंतिम स्थान प्राप्त करने वाले बड़े राज्यों की श्रेणी में जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो अंतिम राज्यों में झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। कौन कौन सा है भैया? झारखंड है आपका। इसके अलावा एमपी है और एमपी के अलावा क्या है? छत्तीसगढ़ है। ये बड़े राज्यों की छत्तीसगढ़ है। ये बड़े राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर बात करें छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान याद करने, नीचे वाले याद नहीं करना है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहने वाले राज्य कौन कौन से? तो गोवा जो है वो छोटे राज्यों में सबसे आगे है। इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर है। क्या है? त्रिपुरा और मणिपुर जो है इनका नंबर आता है इसी कैटेगरी के अंतर्गत। इसके बाद अगर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, किसकी? केंद्र शासित प्रदेश, इनकी अगर बातचीत की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों को अगर देखा जाए मेरे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चंडीगढ़ और दिल्ली है। क्या है? चंडीगढ़ और क्या है? दिल्ली है। इन दोनों का स्थान आता है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। तो आपको चंडीगढ़ और दिल्ली के बारे में ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे जानने वाली बातें। अब तक की सबसे दूर स्थित आकाशगंगा जो है वो भी अभी खोजी गई है। तो ये बहुत अच्छी खबर न्यूज़पेपर में मुझे मिली, तो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। नासा के द्वारा इस प्रकार की जो है वो जानकारियां जुटाई गई है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक की सबसे दूर स्थित आकाशगंगा गैलेक्सी की खोज की है। यह पृथ्वी से करीब 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष जो है वो आपको ध्यान रखना है, दूरी का एक पैमाना है। खगोलविदों ने बताया है कि इस गैलेक्सी का निर्माण बिग बैंग के बाद हुआ है। इसका जन्म HD1 इसका नाम जो है वो HD1 रखा गया है। तो HD1 की नई आकाशगंगा जो खोज की गई है अभी हाल ही में, तो इसको ध्यान रखना। इससे पहले खगोलविदों ने सबसे दूर स्थित तारे को खोजने में सफलता प्राप्त की थी। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड में शुरुआती दौर चमकता हुआ लाल रंग का पिंड खोजा गया। इतनी दूर से आने के कारण कई बार यह रोशनी धुंधली हो जाती है। शोधकर्ता अब तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि यह गैलेक्सी स्टार बर्स्ट है या तारों के साथ उड़ती गैलेक्सी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस गैलेक्सी में हर साल 100 से ज़्यादा तारे बन रहे हैं, जो अन्य गैलेक्सी में बनने वाले तारों से 10 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा HD1 से आने वाली रोशनी भ्रमित करने वाली है। तो ये सब HD1, आपको जो नंबर में नाम इसका बताया वो जरूर ध्यान रखिएगा। इसका जो नाम है वो HD1 रखा गया है। बस नई गैलेक्सी खोजी गई है और जो अब तक की सबसे दूर आकाशगंगा है उसके बारे में कहा गया है। इसके बाद है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी, गुजरात सरकार का है, जो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से उसे जारी किया जा रहा है या उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए इसके बाद अगला है HD1 आकाशगंगा की खोज। मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में बता दिया है। चलिए आगे देखिएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और होम्योपैथी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द है, होमोइस जिसका अर्थ होता है समान, तथा पेथोस का अर्थ होता है दुख, यानी समयेति, समरूपता। दवा सिद्धांत के आधार पर यह चिकित्सा पद्धति जो वो काम करती है और खूब चर्चा इसकी होती है। इसके बाद है विश्व पार्किंसन दिवस है मेरे मित्रों, ये ध्यान रखना।
विश्व पार्किंसन दिवस जो है वो 11 अप्रैल को क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ सामान्य सवाल जो हैं वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इतिहास विषय जो है हमारा वो चल रहा है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप सबके सामने हमेशा से आ रहे हैं। आज का पहला सवाल देखिए, सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन किया गया है। तो आपको पता होगा सैंधव सभ्यता के दौरान जो है वो बैल जो है वो सबसे ज़्यादा क्या किया गया है, इसके चित्र वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो आप इसका सही जवाब मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे कि इसका सही आंसर क्या है, बैल है। बैल के सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो यहाँ पर क्या किए गए हैं, खोजे गए हैं। तो बैल के चित्र जो है वो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने किसके प्रयास की वजह से जानी जाती है। तो आपको पता होगा अपने नगर नियोजन जो है उसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमेशा से ही चर्चा में रहती है और हमेशा जानी जाती है। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो आपको पता होगा लोथल जो गुजरात में स्थित है, ये भारत में ही है। इसके बाद अगली बात करें, भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर इनमें से कौन सा है। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। सबसे पुराना कौन सा शहर है इनमें से। तो हड़प्पा सबसे पुराना है। इन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सबसे पुराना कौन सा है, हड़प्पा स्थल जो वो सबसे पुराना है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के जो प्रमाण है वो यहाँ से, प्राचीनतम प्रमाण जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बात सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थी, ये बात मुझे गलत लग रही है क्योंकि ये लोग लोहे से ज़्यादा परिचित नहीं थे। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा और क्या है। यहाँ हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में और आलमगीरपुर में। हड़प्पा में जो है वो एक अच्छे प्रकार के सुव्यवस्थित प्रकार के जल प्रबंधन की व्यवस्था जो है वो कहाँ से पता चलती है। तो धोलावीरा से इस प्रकार की जानकारियां जो है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। अच्छे जल प्रबंधन की जानकारियां यहाँ से प्राप्त होती है। तो एक इसका प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है मांडा। मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, ये सब स्थानों के बारे में मैं बात करूंगा। ये मांडा स्थान जो है वो इसी सभ्यता से संबंधित है। और मांडा जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखना, चिनाब नदी, जो उस चिनाब नदी के किनारे पर कौन सा स्थल स्थित है, इसका मांडा स्थल जो है वो स्थित है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा पश्चिमी इसकी जो सीमा है, पश्चिमी सीमा जो है वो सुतका गेंडोर या बलूचिस्तान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा मेरे मित्रों सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वो देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अलावा उत्तरी सीमा जो है वो मांडा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। मैं इसका डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार का एक त्रिभुजाकार मैंने आपको पहले ही इसकी आकृति बता रखी है। तो ध्यान रखिए मेरे मित्रों, उत्तरी जो है वो तो कौन सा स्थल है, मांडा है। और ये मांडा जो है वो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। इसके बाद में इसकी दक्षिणी सीमा की बात अगर की जाए तो देमाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है भैया, देमाबाद। देमाबाद कहाँ पर पड़ता है, तो ये देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में देमाबाद। पूर्वी सीमा की अगर बात की जाए तो पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो ये आलमगीरपुर यूपी में है। इसके अलावा अगर बात की जाए पश्चिमी की तो पश्चिमी में मेरे मित्रों सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। सुतका गेंडोर जो है वो कहाँ पर है, तो ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में ये स्थान है। तो ये इसका विस्तार जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो मिट्टी में लाल रंग जो है इसका सर्वाधिक प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। हड़प्पा के मिट्टी में लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो किया जाता था। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक।
देखिए आप लोग जानते हैं आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक, ये इस प्रकार के 3 काल जो हैं वो आपने इतिहास में पढ़े होंगे। मेरे हिसाब से मुझे ये जानकारी है कि सिंधु सभ्यता के जब भी काल विभाजन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार की जानकारियाँ आपने अवश्य ही पढ़ी होगी। तो आपको पता है आद्य ऐतिहासिक काल है जिसके बारे में हमारे पास जो है वो कोई भी लिखित प्रकार का स्रोत जो है वो उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मित्रों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए? घरों में कुओं के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है कुओं के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। यानी घरों में कुएं थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से जो है वो प्राप्त होती है। तो मेरे मित्रों आप सभी ने बहुत अच्छे से जानकारियों को पढ़ा होगा, मेरी उम्मीद है, और आप लोग इसी प्रकार तैयारी जो है वो करते रहे। आगामी क्लास में वापस आपके सामने करंट अफेयर्स की इसी प्रकार की बातें और रिवीजन करंट अफेयर्स जो आप बार बार डिमांड कर रहे हैं वो भी मैं लगातार आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपकी आगामी एग्जाम के लिए आप लगातार तैयारी करते रहे, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो चलिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।